क्लास में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें हैं याद रखने के लिए। देखो भाई, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट रिलेट विद द पीपल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उसके ऊपर निर्भर करती है। प्रोडक्शन का मतलब है आप कितना उत्पादन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ कहाँ तक उसे पहुँचा पा रहे हो, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसा कि आपने बिज़नेस में पढ़ा होगा, ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो इकोनॉमी इन सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। लेकिन आज़ादी के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी वॉज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के टाइम पर हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। आवर इकोनॉमिक कंडीशन वॉज इन बैड शेप, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही बुरी अर्थव्यवस्था थी हमारी। और ये क्यों थी, ये बुरी अर्थव्यवस्था इसलिए थी क्योंकि भारत के ज़्यादातर हिस्से अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम बनाए हुए थे। द सोल पर्पज़ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अंग्रेज़ों ने जो हमें उपनिवेश बनाया था उसका मेन मकसद क्या था कि वो इंडिया में आएँ, राज करें और इस कंट्री को, इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। तो अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इसलिए 1947 में क्या हुआ, 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो जब ब्रिटिश ट्रांसफ़र द पावर बैक टू इंडिया, जब ब्रिटिश लोगों ने भारत को पावर ट्रांसफ़र किया, वी इनहेरिटेड द क्रिपल्ड इकोनॉमी, तो हम लोगों को एक बहुत ही जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, हमें एक बहुत ही जर्जर अर्थव्यवस्था मिली। तो अब देखिएगा क्या कंडीशन थी हमारी, कंडीशन इन द इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें थी। पहली चीज़, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बहुत ही निम्न स्तर का उत्पादन होता था। लो लेवल का मतलब है निम्न स्तर का उत्पादन होता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम वेरी लो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। एंड दिस स्टैग्नेशन in agriculture sector was mainly due to the system of land settlement that was introduced by the British government. Land settlement जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने की प्रथा होती थी, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, तो उसमें ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा वो ज़मींदारों को मिल जाएगा और बाकी लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था। दिस लीड टू डिस्करेजमेंट अमंग द कल्टीवेटर्स टू प्रोड्यूस लेस, इसकी वजह से जो हमारे कल्टीवेटर्स होते थे वो प्रोडक्शन कम किया करते थे। सेकंड है हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, भारत में बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी। जैसे कि हमको अच्छे से पता है कि भाई अगर बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, बारिश अच्छी नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, हमें उस समय पर टेक्नोलॉजी जो थी वो हमारी बहुत ही ख़राब थी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत ही ख़राब थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते थे। एडिड टू एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, इन सब चीज़ों से टेक्नोलॉजी का कम होना और फिर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी ना होना, फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करना, इन सब चीज़ों से किसानों की मुसीबतें बढ़ती गई। कंट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और इसकी वजह से
प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चरल लेवल में एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए था वो बहुत ही कम हुआ। ठीक, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड द टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, बट अ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट। इट लीड्स टू डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो अंग्रेज़ों का सामान यहाँ पर आएगा उसके लिए हमको उनको बहुत कम टैक्स लगेगा या कम टैक्स देना पड़ेगा। भारत में जितने मटेरियल्स आएंगे उसमें कम टैक्स लगेगा, लेकिन जब भारत के सामान विदेश में जाएंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी वजह से भारत का जो हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन। अब आप अच्छे से समझते हैं मशीनों से कंपटीशन करना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए आसान नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, गेव अ स्टिफ कंपटीशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन फेस करना पड़ा हमको। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ा और इसका बहुत नुकसान हुआ। ड्यू टू द लो कॉस्ट, क्योंकि उनके कॉस्ट भी कम होते थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी उन प्रोडक्ट्स की जो मशीन से बनते थे। इसकी वजह से भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्ति की ओर चली गई। फिर न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के अंदर थे तो जो नए सेक्शन के जो लोग थे, जो नई पीढ़ी उभर रही थी उस ज़माने में, वो क्या करती थी? वो हमेशा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को डिमांड ज़्यादा करती थी, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो होती थी वो ख़राब होने लग गई। इंडिया के जो प्रोडक्ट बनते थे वो बर्बाद होने लग गए, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं रही, क्योंकि जब डिमांड ही उस अंग्रेजी वस्तुओं की होगी तो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं होंगी वो ज़्यादा बिकेंगी ही नहीं। मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेज़ों की मार्केट के लिए, अंग्रेज़ों के सामानों को बेचने के लिए अच्छी मार्केट बनने लगी। हमारे सामान को बेचने के लिए अच्छी मार्केट नहीं थी, अंग्रेज़ों के सामान को बेचने के लिए अच्छी मार्केट थी। एट एन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट British product expanded while it started shrinking for the high cost Indian product. This led to the decay of industries in India. भाई देखिएगा, रेलवे जब आया तो रेलवे आने के बाद से अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट जो थे वो हर जगह पहुंच गए और जो भारतीय प्रोडक्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, वो प्रोडक्ट्स हर जगह नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट बिजनेस का भारत में बिल्कुल ही खात्मा हो गया। तो हमने 4 कारण पढ़ लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फेस करना पड़ रहा था। पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन। तीसरा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। चौथा, मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। ओके, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल था। इसके बाद से बारी आती है फॉरेन ट्रेड की, विदेशी व्यापार की। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, इसीलिए इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो भारत जो था वो क्या बन गया? एक ऐसी जगह बन गया जहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया जाएगा और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट बिकम द नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। भाई अब ऐसा हुआ, फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी क्या थी? फॉरेन ट्रेड डिस्क्रिमिनेटिव
टैरिफ पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ कि भाई हम जो अपना सामान बेच रहे हैं वहाँ पर हम क्या बेच रहे हैं, हम तो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, हमने तो रॉ मटेरियल बेचा, लेकिन हम वहाँ से अपने ही रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स का इस्तेमाल करने लगे। यानी कि मान के चलो आपने यहाँ से गेहूँ भेजा और वहाँ से आटा आया। अब भाई गेहूँ तो सस्ता होगा और आटा जो होगा वो महंगा होगा, तो यानी कि हमने सस्ते सामान को बेचा और महंगे सामान को ख़रीदा, जबकि गेहूं से ही आटा बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बिज़नेस का नुकसान हुआ। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से गन्ना भेजा और वहाँ से चीनी प्राप्त की, इस प्रकार का ऐसा समझ जाइए आप। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट शोज़ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कॉम्पोजिशन बना, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा बेकार हो गई। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली ड्यू टू मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। भाई इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे पूरी तरह से अंग्रेज जो थे वो ब्रिटेन के लोग कब्ज़ा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमको किसी और देश में सामान बेचने नहीं देते थे, तो अंग्रेज़ों की मोनोपोली, ताकि अंग्रेज़ों की जो मोनोपोली है वो कायम रह सके। मोनोपोली का मतलब होता है एक अकेला मालिक होना। ठीक, फिर इसके बाद से क्या हो गया, सरप्लस प्रॉफिट मेड एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एज वेल एज ऑन वॉर एक्सपेंसेस। जो भी सरप्लस होगा वो फॉरेन ट्रेड से, उसका जो ज़्यादातर हिस्सा होगा वो वॉर पे खर्चा होगा। ठीक है, और सरकारी यानी कि जो अंग्रेजी जो गवर्नर होंगे उनके रख रखाव पर खर्चा होगा। इट वॉज ओनली यूज्ड टू इंक्रीज द परसिक्यूट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो इसलिए यूज़ किया जाता था इन पैसों का, ये जो सरप्लस प्रॉफिट होता था फॉरेन ट्रेड करके, इस पैसे का यूज़ वो सिर्फ अंग्रेजी गवर्नर के लिए या अंग्रेजी गवर्नमेंट के लिए ही यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये भी नुकसान हो गए। पहला नुकसान हो गया डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से, दूसरा कॉम्पोजिशन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से, तीसरा जो सरप्लस प्रॉफिट होता था वो अंग्रेज ही यूज़ करते थे। इसके बाद से डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या रहा, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो था, एंड लो सर्वाइवल रेट विच वॉज नियरली 8%, 8 पर 1000 पर एनम। ठीक है, यानी कि बहुत ही लो सर्वाइवल रेट था हमारे यहाँ पे। जो उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 32 साल की थी। आप ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अंग्रेज़ों के टाइम पर एक इंडियन की लाइफ जो थी वो केवल और केवल 32 साल की होती थी। क्योंकि इसके कारण क्या थे, इसके कारण थे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों के बीच में, और हेल्थ केयर की जो सुविधाएं थी वो भी अच्छी नहीं थी। लिटरेसी रेट जो था वो सिर्फ 16% था, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस किस प्रकार की रही होगी इस देश में। ठीक, तो ये तो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का डेमोग्राफिक कंडीशन था, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 72 साल की, लिटरेसी रेट सिर्फ 16% का, इस प्रकार का था भारत का डेमोग्राफिक कंडीशन। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, भारत में ज़्यादातर यानी कि लगभग 72% लोग जो थे केवल और केवल एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही काम करते थे। 10% लोग ही ऐसे थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, और 17% पॉपुलेशन ही भारत की ऐसी थी जो कि सर्विस सेक्टर में काम करते थे। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ही कम हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अब आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जिस भी देश में टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वो देश जल्दी डेवलप करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आज़ादी के टाइम पर केवल 17% लोग ही टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट काफ़ी कम रही होगी। देयर वॉज
एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा जो ग्रोथ था बहुत ही अनबैलेंस्ड था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का था, देयर वॉज सम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अंग्रेज़ों ने डेवलपमेंट तो किया, लेकिन कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में किया? ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में। ट्रांसपोर्ट में किया क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को बेचना था, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन में किया क्योंकि ब्रिटेन से यहाँ का कम्युनिकेशन और यहाँ पे जो उनको व्यापार के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन्होंने उन्हीं चीज़ों को डेवलप्ड किया, बाकी अंग्रेज़ों ने हमको कुछ भी नहीं दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़, अंग्रेज़ों ने हमको रेलवे दिया, एक मेजर ब्रेक थ्रू था डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उन्होंने कुछ बंदरगाह बनाए और उन्होंने कुछ रोड भी बनवाए। ठीक है, बट द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज to foster the interest of the British government rather than to accelerate the growth of Indian economy। लेकिन अंग्रेज़ों का जो मेन मकसद था वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, ना कि हमारी इकोनॉमी के पीछे काम करें। ठीक है, देयर वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम पर हम आ तो गए थे, लेकिन इससे क्या होता था? विच फैसिलिटेट्स डिवीज़न ऑफ लेबर एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी कि अंग्रेज़ों की वजह से ही हम लोग बार्टर सिस्टम को छोड़ करके, बार्टर सिस्टम का मतलब आपको पता होगा, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु का खरीदना और बेचना। तो अंग्रेज़ों की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने भी कुछ डेवलपमेंट के काम करे हैं। तो बस इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज़ों के टाइम पर इतना ही था, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज़ों ने हमको दिया वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दिया, उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर की समरी थी और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।